ये सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है और हम पुरजोर विरोध करते हैं कि देश के अंदर सीए लागू नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक तरह से कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की बात इसमें की गई है। नीचा दिखाने की बात की गई है, भेदभाव किया गया है। देश हित में सही है, वो देश हित में कहीं से ठीक नहीं है। मैं पहले कह दिया कि देश हित में यह खतरनाक है। यह सरकार एक समान सबको एक नजर से देख ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक फायदा मिलता होगा इस बात। फायदा ही न मिलेगा ही ना। 1 से 1.5 करोड़ लोग आएंगे, वो इनका वोटर हो न जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका इरादा साफ नहीं है। ये एनआरसी भी लाएगी सरकार। ये सिर्फ कहते हैं कि अखंड भारत के वो नागरिक हैं और उन देशों में वो प्रताड़ित हो रहे थे, इसलिए हमने ये ठेका ले रखे हैं पूरी दुनिया की। अपना घर इनका चलता नहीं है और पूरी दुनिया को ठेका रख रहे हैं। पूछना चाहेंगे कि सीए से देश पर क्या असर पड़ने वाला? सीए से देश पर अत्यंत ही खतरनाक असर होने वाला है। देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश के अंदर असुरक्षा का वातावरण पैदा होगा। इसलिए सीए को वापस लेना चाहिए। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजीउर रहमान। आज जैसा कि आप लोग को हमारे हेडिंग से पता होगा कि जो भारत सरकार के द्वारा देश में सीए जो लागू किया गया है, जो आज से 4 साल पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया था, उसको ठीक इलेक्शन के समय में पारित किया गया है, लागू किया गया है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नागरिकता देने के लिए सरकार ने लागू किया है या फिर इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए कि देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति कर और वोट को अपने पाले में ज्यादा लाने के लिए ये सीए कानून को लागू किया गया है। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए वाम दल के लेफ्ट के अभी राष्ट्रीय नेता जनाब प्रमोद प्रभाकर जी हैं हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियो में इस मुद्दे पर बात करने के लिए, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये देश हित में ये सीए कितना लाभदायक है और क्या सच में सीए ध्रुवीकरण का माहौल पैदा कर वोट लेने के लिए लाया गया है। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमें बुलाया। ये सीए देश के संविधान के खिलाफ है और अत्यंत ही खतरनाक है। हमारे देश की संविधान धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखती। संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करके कोई भी कानून देश में नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन इन्होंने बनाया, और ठीक जब रमजान का समय था, रमजान का पहली शुरुआत थी और लोकसभा की अधिसूचना जारी होनी है, लोकसभा चुनाव की। और उस वक्त इन्होंने सीए को लागू कर दी। जबकि आपको याद होगा कि 19 में जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पारित हुआ था बहुमत से, तो देश के अंदर बड़ा विरोध हुआ और उस विरोध के मद्देनजर सरकार इस कानून को रोक दी, लागू नहीं की। लेकिन समय पाकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इसको लागू किया जा रहा है। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 1 से 1.5 करोड़ लोग भारत आएंगे। इनके आने से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और असुरक्षा का वातावरण पैदा होगा।
ये कह रहे हैं कि 14 के से पहले 2014 से पहले जो आए शरणार्थी हम उसको नागरिकता देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि 14 के बाद कोई शरणार्थी नहीं आए या कोई घुसपैठी नहीं आए, और अगर आए तो वो कहाँ है, उनका चिन्हित कैसे करेंगे? पश्चिम बंगाल के कुछ लोकसभा सीट पर इनकी बड़ी आबादी है, ये बांग्लादेश से आए हुए लोगों का, पाकिस्तान से आए हुए लोगों का, और उस वोट के ध्रुवीकरण के लिए इन्होंने यह समय चुना है। हम पूरी तरह से इसका मुखालफत करते हैं। इसमें मुस्लिम को छोड़कर बाकी सभी को, हिंदू शरणार्थी, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, सबके शरणार्थियों को या घुसपैठियों को यह भारत की नागरिकता देंगे, सिर्फ मुसलमान को छोड़कर। तो मुसलमान जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में शिया मुसलमान है, अहदिया मुसलमान है, वह भी बड़ी संख्या में वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। फिर उनको क्यों नहीं नागरिकता दी जाए? ये कह रहे हैं कि ये जो इन देशों से जो आ रहे हैं शरणार्थी, हिंदू, सिख, ईसाई, वह वहां प्रताड़ित हैं, और फिर कहते हैं कि वो अखंड भारत के नागरिक हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट अखंड भारत के नागरिक हैं, सिर्फ मुसलमान को छोड़कर। मुसलमान अखंड भारत के नागरिक नहीं है। तो ये जो इनकी भेदभाव की राजनीति है, वह ओछी राजनीति है, वह देश को तोड़ने की राजनीति है, देश को बर्बाद करने की राजनीति है, और वोटों की ध्रुवीकरण करने की राजनीति है। ये सीए अभी लाए हैं, लागू किए हैं, अब एनआरसी भी लागू बहुत जल्द, लोकसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे कि परिस्थिति के वश ये एजेंडा है इनका, ये एजेंडा है। सीए भी इनका एजेंडा था, एनआरसी भी एजेंडा है। यह सरकार पूरी तरह से आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। मतलब जिस चीज में या जिस योजना में सरकार जो लाती है, उसमें अगर मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता है, तो इससे क्या सत्ता में जो काबिज पार्टी है उसको वोट बैंक बढ़ती है क्या? देखिए, ये मुसलमान के खिलाफ एक अपनी योजना बना रखे हैं, वैसे ये ईसाई के खिलाफ भी हैं, वैसे ही सिख के खिलाफ भी हैं, वैसे ये ईसाइयों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ भी हैं, किसानों के भी खिलाफ हैं, नौजवानों के भी खिलाफ हैं, दलितों और महिलाओं के भी खिलाफ हैं, लेकिन खास करके इनके टारगेट पर पहले मुसलमान होता है। इससे इनको फायदा मिलता है क्या? इनको लग रहा है, और अभी इलेक्शन सामने है, इनको लग रहा है 1 से 1.5 करोड़ लोग आएंगे भारत। अच्छा। उनको नागरिकता मिलेगी तो स्वाभाविक है जो नागरिकता जो सरकार देगी उसके प्रति वो लॉयल होंगे और इनको वो वोट करेंगे। 2014 तक जो आए, 2014 से पहले तक जो 2014 से जो पहले आए, उनको ये नागरिकता देंगे। तो नागरिकता बड़ी संख्या में, अब देश में इतनी भीषण बेरोजगारी है, 20 करोड़ लोगों को रहने की कोई घर नहीं है भारत के अंदर। अभी बिहार में जातीय और आर्थिक गणना हुई, उसमें बताया गया कि 39 लाख परिवार को कोई घर नहीं है, किसी तरह झोपड़ी बना के सड़क किनारे, नहर किनारे, रेलवे किनारे वो रह रहे हैं, न कोई घर है न उनको कोई अपनी जमीन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार बताई है अपने आर्थिक गणना के अंदर। तो क्या जरूरत था पहले? तो जो पहले जो देश में इतनी गरीबी है, इतनी बदहाली है, 20 करोड़ लोग खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं, और आप 1.5 करोड़ लोगों की भार और ले रहे हैं। देश पर बोझ बढ़ेगा परंतु बीजेपी का वोट बढ़ेगा, यही नीति है इनकी, और इसी नीति पर यह लागू किया जा रहा है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। 81 करोड़ लोगों को ये फ्री में चावल दे रहे हैं और कहते हैं कि अब हमारे देश में गरीबी रेखा मात्र 5% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे बसा है। इनके आंकड़े भी जाली होते हैं, इनके वादे भी जाली होते हैं। ये
लोगों को आंख में धूल झोंकते हैं, धोखा देते हैं, झांसे में रखते हैं। ये सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है और हम पुरजोर विरोध करते हैं कि देश के अंदर सीए लागू नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से मतलब इस योजना में जिस तरह से मुस्लिम को नजरअंदाज किया गया, हालांकि इससे तो कोई मतलब नहीं है भारत के मुसलमानों को, क्योंकि कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की बात इसमें की गई है। नीचा दिखाने की बात की गई है, भेदभाव किया गया है। देश हित में सही है, वो देश हित में कहीं से ठीक नहीं है। मैं पहले कह दिया कि देश हित में यह खतरनाक है, संविधान विरोधी है, अमन विरोधी है। सरकार का तो काम है सबको एक समान नजर से देखना। यह सरकार एक समान सबको एक नजर से देख ही नहीं सकती है। ये सरकार तोड़जोड़ में विश्वास करती है, नफरत में विश्वास करती है, उन्माद में विश्वास करती है। कहीं ना कहीं तो इनको राजनीतिक फायदा मिलता होगा इस बात। फायदा ही मिलेगा ही ना। 1 से 1.5 करोड़ लोग आएंगे, वो इनका वोटर हो न जाएंगे। आज केजरीवाल के घर पर आवास पर लोग प्रदर्शन कर रहा है। वो बांग्लादेशी शरणार्थी और अफगानिस्तान के शरणार्थी वहां हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, इंडिया के लोगों का हक मार के उन लोगों को हक मार के दिया जा रहा है। कौन गलत कह दिया? आप हमारे देश के नौजवानों का हक मार रहे हैं, आप इस देश के गरीबों का हक मार रहे हैं। कहां रखिएगा उनको? उन तमाम लोगों को आवास कहां से दीजिएगा? उन तमाम लोगों को रोजगार कहां से दीजिएगा? पहले से जो भारतीय हैं उसको तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा। पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को आप बेरोजगार देने चले हैं। ये वोट के ध्रुवीकरण के लिए ये कार्रवाई की गई है। हमारा पूरी तरह से असहमति है और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। भले ही अभी चुनाव है, रमजान का समय है, लेकिन विरोध फूटेगा। देश के अंदर बड़ी लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि सरकार ने इस वक्त में इस वजह से लाया, चुनाव से ठीक पहले, ताकि ठीक है एनआरसी के समय में जो शाहीन बाग वगैरह जो हर जगह लगा था और एक माहौल बनाया गया था, और उस माहौल का फायदा उठाने के लिए जानबूझकर इस वक्त, ताकि लोग विरोध पे आवे या फिर जो है ना उसका फायदा उठा। बिल्कुल, जब से ये सरकार में आई है बीजेपी, तब से अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। विरोध इनको बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल इसीलिए इस समय लाया गया कि विरोध का कोई अवसर न मिले। अब आसाम में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है सीए के खिलाफ, और भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब वक्त नहीं है ना। अब 2 से 3 दिन के अंदर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसलिए ये बहुत सोच समझ के ये लाया गया है। और मैं फिर कहता हूं, वक्त का इंतजार किया जा रहा था। वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि किस समय पर लाएंगे इसको, और उसको अभी बहुत ही अनुकूल माकूल यह समय मिला। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका इरादा साफ नहीं है। ये एनआरसी भी लाएगी सरकार, और देश के जनता को सजग रहना चाहिए। जो प्रगतिशीलता में विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, ऐसे लोगों को सजग और संगठित होने की आवश्यकता है। हमें देश की अखंडता, एकता और भाईचारा को अक्षुण्ण रखना है। हमें इसकी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है और पाकिस्तानियों और अफगानिस्तानियों के लिए जमीन तैयार की जा रही है। हमें यह स्वीकार नहीं। हमें भारत के नौजवानों को रोजगार दो, शिक्षा दो, आवास दो। क्या इससे खतरा नहीं है देश को? देश में खतरा है। मैंने कहा कि असुरक्षा बढ़ेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या गारंटी है कि मतलब लोग ईमानदारी है या कुछ जासूस भी तो बन के आ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सवाल है इसकी गारंटी लेंगे, कौन लेगा? इसकी गारंटी इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं कि अखंड भारत के वो नागरिक हैं
और उन देशों में वो प्रताड़ित हो रहे थे। इसलिए हमने ये ठेका ले रखे हैं पूरे दुनिया की। अपना घर इनका चलता नहीं है और पूरे दुनिया को ठेका रख रहे हैं। बेटी पढ़ाओ हैं और बेटी बचाओ का नारा देने वाला बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ पर चला आया। देश में बेरोजगारी चरम सीमा को पार है, महंगाई चरम सीमा को पार है, क्या ये मुद्दा नहीं है? ये बेरोजगारी, महंगाई, दलितों पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब कुछ बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। इनसे, इन मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं ये भी सामने आ रही है कि इलेक्ट्रोल बॉल पर जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उन पर जो सुप्रीम कोर्ट जो बोला था कि 12 तारीख तक आप SBI को कि आप नामा दायर करें, और उन्होंने चुनाव आयोग को दे दिया। अब क्या दिया है अभी तक मामला स्पष्ट नहीं हुआ है। वो चुनाव आयोग को SBI ने भेज दिया। लेकिन ये तो बड़ा मामला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इस साधारण घोटाला नहीं है। आज से 2 साल पहले, जबकि चुनाव आयोग इनका तोता है, पालतू तोता, फिर भी हिम्मत करके 2 साल पहले कहा था कि बीजेपी के चंदा के नाम पर जो धन आए वो 80% बेनामी थे। वो कौन दिया पैसा इनको? कहां से वो पैसे आए? बतावे बीजेपी। बेनामी, ये सब बेनामी पैसे हैं। देश के अंदर मात्र एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो अपने खाता में स्पष्ट रूप से बताती है कि हमने किससे किससे पैसा लिया और कितना पैसा लिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या देश हित में सही है? क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं इसको नहीं मानता सही। ये देश हित में नहीं है। एक बार बात हुई थी कि हमें चुनाव लड़ने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को सरकार को चुनाव खर्च वहन करना चाहिए। उसका एक सीमा होगा खर्च का कि लोकसभा चुनाव में हम कितना करेंगे, विधानसभा में कितना करेंगे। अब जो चुनाव आयोग कुछ निर्धारित भी करती है तो उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। एक एक लोकसभा के अंदर 50-50 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। कहां से ये पैसे आते हैं? ये काले धन है, और काले धन लेकर जो चुनाव लड़ेगा और सत्ता के अंदर पहुंचेगा वह देश हित में काम नहीं कर सकता। वह देश को बेचेगा जिस तरह से मोदी सरकार देश को बेच रही है। चर्चा क्यों नहीं होती है? इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा घोटाला आप बोल पा रहे हैं। चर्चा होने नहीं दिया जाता है। नोटबंदी को उड़ा दिया गया। 99.4% 1000 और 500 का नोट बैंक में जमा हो गया। बोला था, कहा था कि कमर टूटेगा, कहा था कि काला धन वापस आएगा। बताए ना मोदी सरकार किसके यहाँ काला धन पकड़ाया और कितना पकड़ाया। नोटबंदी से 3 महीना पहले बीजेपी का पूरे देश के अंदर 600 कार्यालय बनकर तैयार हो गया। जमीन खरीदी गई, भव्य मकान बनाए गए। वो पैसे कहां से आए? बीजेपी को जवाब देना चाहिए। आपको चुनाव के नाम पर किससे पैसे लेते हैं? ये कहां से पैसे आते हैं? ये आतंकवादियों का पैसा है या देशद्रोहियों का पैसा है कि देशभक्तों का पैसा है? ये बतावे, स्पष्ट रूप से बतावे। इसकी जांच होनी चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसको फटकार भी लगाई है SBI को कि हमने सिर्फ पूछा है, उसका मिलान करने के बारे में नहीं पूछा है, इसीलिए समय पर जो है ना देना है। ठीक है, वो पूछा है, उस समय पर दे। पहले तो SBI ने कहा कि संभव नहीं है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव बना तो आनन फानन में इन्होंने कुछ मोटा मोटी रिपोर्ट दिया है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। अब जब वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा तब मामला साफ होगा कि क्या है स्थिति। लेकिन मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। तो क्या होगा फिर 2024 का चुनाव के बारे में भी बात कर रहे हैं। क्या लगता है देश में आगे की जो चुनाव आयोग है, विपक्ष मोदी सरकार के जो भी इतनी लहर में चल रही है, अपने आप को 400 पार का दावा इस पर कर रही है विपक्ष, आप लोग चूंकि विपक्ष से हैं, कहां तक इसको रोक पाएगी और क्या अपना? देखिए, चुनाव आयोग इनके हाथ के खिलौना बन गया। अभी 2 चुनाव आयुक्त की बहाली होनी है। आज ही तय करने वाले हैं
मोदी सरकार हो सकता है कर लिए हों। अपने चहेते लोगों को बैठाएंगे। देश के अंदर बड़ा विरोध हो रहा है ईवीएम का। ईवीएम इनका एक हथियार बन गया है। बावजूद ये जो 400 पार के नारा दे रहे हैं, ये इनका दिव्य स्वप्न है। ये सरकार में आने नहीं जा रहे हैं। सीना ठोक के दावा कर रहे 400 पार आए। सीना ठोक के बंगाल में भी दावा कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में। सीना ठोक के कर्नाटक में भी दावा कर रहे थे। सीना ठोक के केरल में भी कर रहे थे। सीना ठोक के भारत की राजधानी दिल्ली में भी कर रहे थे। पंजाब में भी कर रहे थे। किसी की जागीर नहीं है भारत। भारत की जनता महान है। एक मुद्दे आपको 7 समुंदर पार कर देगा। इनसे ज्यादा बड़ा बहुमत राजीव गांधी के पास था। कहां चला गया पता नहीं है क्या? इसलिए मोदी जी अहंकार न दिखावें। भारत की जनता सजग है। आपने इस देश को बर्बाद कर दिया। और हमारी इंडिया गठबंधन, ठीक है 2-3 पार्टी चली गई उनके साथ, उसके बावजूद भी हम विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के अंदर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन हुआ। 4 राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ हो गया। अति शीघ्र हम बिहार में महागठबंधन में एकता कायम करेंगे। विभिन्न राज्यों के अंदर। बिहार में अभी तक क्यों नहीं हो पाया? बिहार में अभी तक नहीं हो पाया। हम कुछ इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई। अब आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर हमारा गठबंधन का सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा और बिहार में मुंह खानी पड़ेगी एनडीए को। और न बिहार में, पूरे देश के अंदर जनता इनको सबक सिखाएगी। किसान आज सड़क पर हैं। दिल्ली में उनका आज बड़ा कार्यक्रम है रामलीला मैदान में। नौजवान सड़क पर है, महिला सड़क पर है, दलित और अकलियत सड़क पर है। तमाम तबका के लोग सड़कों पर है और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये गुस्से वोट में तब्दील होगा और वह वोट बीजेपी के खिलाफ जाएगा और यह सरकार, मोदी की जनविरोधी सरकार, फांसीवादी सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। तो मतलब जो मोदी सरकार, जो मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है 400 पार का, आपका कहना है कि वो जनता जो है ना उसको सबक सिखाने का काम नकार देगी जनता। कहीं से उस दावे में कहीं से कोई दम नहीं दिखता। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं संविधान, यह लोकसभा चुनाव नहीं है। यह संविधान बचाने की लड़ाई है, जमहूरियत बचाने की लड़ाई है, इंसानियत बचाने की लड़ाई है, गंगा जमुनी तहजीब बचाने की लड़ाई है। और भारत गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, अशफाकुल्ला का देश है, रहीम और कबीर का देश है, प्रेमचंद का देश है। यहाँ हम मिलजुल कर रहे हैं, अब मिलजुल कर रहेंगे। देश को तोड़ने वाले को सबक सिखाएंगे। कहा तो जा रहा है कि मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन करके, ये मंदिर और मस्जिद आस्था का चीज है। तो उसका उनको बेनिफिट, वो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए अपना काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है। आप रमजान कर रहे हैं, महीने में चल रहे हैं, आपसे लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ठीक है। आप का अन्य पर्व में हिंदू लोग आते हैं, हिंदू के होली और दिवाली आप मिलकर करते हैं। यह तो अनेकता में एकता का देश है। हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और धर्म, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, धर्म आस्था का चीज है। लेकिन किसी के खिलाफ नफरत पैदा करना देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को देश की महान जनता सबक सिखाएगी। एक बार हम फिर पूछना चाहेंगे कि सीए से देश पर क्या असर पड़ने वाला? सीए से देश पर अत्यंत ही खतरनाक असर होने वाला है। देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश के अंदर और सुरक्षा का वातावरण पैदा होगा। इसलिए सीए को वापस लेना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में पधारे, अपनी बात को रखा। हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें। और आज के इस मुद्दे पर हम यहीं तक बात करेंगे। आगे दूसरे मुद्दे पर आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।